दीवानापन एपिसोड 99। अब आगे। उस आवाज को सुनते ही जन्नत की नज़र सीधे गेट की तरफ चली गई। गेट पर मौजूद रिधान को देखते ही उसकी पकड़ ब्लैंकेट पर कस गई और वही रिधान गुस्से से अंदर की तरफ आते हुए बोला, तुम इतना मेलोड्रामा क्यों कर रही हो? ये सुनते ही गुस्से के साथ जन्नत ने कहा, रिधान आप यहाँ से चले जाए, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। ये सुनते ही रिधान के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और उसके गर्दन को पकड़ते हुए बोला, तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? पहली बात तो बेवजह ऐसे रोने का ड्रामा कर रही हो और ऊपर से जब मैं तुम्हें संभालने की कोशिश कर रहा हूं तो तुम खुद को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही हो। यू नो वॉट, मैं तुम जैसी लड़कियों की हरकतों को अच्छे से जानता हूं। जन्नत की आंखों में आंसू आ गए। उसने रिधान को खुद से दूर धक्का देते हुए कहा, रिधान आप इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं? आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे तकलीफ ही तो पहुंचना है। पहले आपने मॉम के सामने ये सब कुछ किया, मॉम को तकलीफ हुई और उसके साथ साथ मुझे कितनी तकलीफ हो रही है ये मैं आपको बता भी नहीं सकती। रिधान ने गुस्से के साथ कहा, मुझे जानना ही नहीं है तुम्हें क्या हो रहा है क्या नहीं। मुझे बस इतना पता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये सुनते ही जन्नत रोते हुए बोली, आपको अभी भी एहसास नहीं है क्या आपने कितनी बड़ी गलती की है? आपने पूरी तरह से मुझे बदनाम कर दिया है। मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि अगर डैडी को पता चला कि हमारे बीच ये सब कुछ हो रहा था तब क्या होगा। सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर रिधान ने उसके चेहरे को कसकर दबाते हुए कहा, तुम्हें दुनिया के लोगों को इतनी इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। जन्नत ने गुस्से के साथ कहा, वो कोई दूसरे लोग नहीं है बल्कि डैडी है मेरे। रिधान ने गुस्से के साथ कहा, कोई खून का रिश्ता नहीं है उनका तुम्हारे साथ, वो मेरे खुद के डैडी है। अगर मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो तुम इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो रही हो? और मैं हूँ तुम्हारे साथ, और जब मैं तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा हूँ तो फिर तुम इतना ज़्यादा क्यों रो रही हो? ये सुनकर जन्नत अपनी आंसू भरी आंखों से रिधान को देखकर बोली, तो क्या आपको मेरे रोने से फर्क पड़ रहा है? इसके जवाब में बिना किसी भाव के साथ रिधान ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे क्यों तुम्हारे रोने से फर्क पड़ेगा? ये सुनकर जन्नत ने सार्कास्टिक होकर कहा, तो फिर आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं जैसे कि आपको मुझसे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा हो? यू नो वॉट रिधान, आप तो सिर्फ मुझे बदनाम करना चाहते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। और ये जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने सिर्फ और सिर्फ मुझे तकलीफ पहुंचाई है, मुझे बर्बाद करने की कोशिश की है। और अब इसके लिए मैं आपको माफ़ नहीं करूंगी। आई हेट यू रिधान, आई हेट यू। उसकी सारी बातें सुनकर अब रिधान ने उसे गुस्से से बैक पर धक्का दे दिया और उसके ऊपर आते हुए बोला, मुझे मंजूर है तुम्हारी नफरत, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम मेरी हो और तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। और अभी 30 दिन का चैलेंज पूरा नहीं हुआ है। तुम्हें अच्छे से याद है कि अभी हमारे बीच बहुत कुछ होना बाकी है। 30 दिन के चैलेंज का नाम सुनकर जन्नत ने चिल्लाते हुए कहा, मैं नहीं जानती कोई 30 दिन का चैलेंज। मैं इंसान हूँ, कोई खिलौना नहीं हूँ जिसे आप और वैभव मिलकर खेलना चाहते हैं। मुझे दाव पर लगा देने से मैं आप दोनों में से किसी की नहीं होने वाली। ये मेरी जिंदगी है, मैं अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। लेकिन तभी रिधान ने उसके होठों को कसकर पकड़ते हुए कहा, बहुत बोलने लगी हो तुम। और अगर रिधान सूर्यवंशी को कोई चैलेंज देता है तो वो उसे बिना पूरा करे पीछे नहीं हटता। इसलिए इस चैलेंज को मैं जरूर पूरा करूंगा और तुम चाह कर भी मुझे रोक नहीं पाओगी। इसी के साथ वो नीचे झुका और उसके होठों को अपने होठों में ले लिया। जन्नत की आंखें बड़ी हो गई। एक बार फिर से उसे वो पल याद आने लगा जब वो इसी तरह किस कर रहे थे और भावना ने उन्हें देख लिया था और रंगे हाथ पकड़ लिया था। ये सब कुछ सोचते ही उसने तुरंत जोर से रिधान को धक्का दिया और हड़बड़ी के साथ बोली, रिधान प्लीज नहीं, दूर हो जाए मुझसे, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अब और मुझे तकलीफ मत पहुँचाइए। लेकिन रिधान तो जैसे पागल हो गया था। उसने उसे फिर से कमर से पकड़ा और उसे होठों पर अपने होंठ रखते हुए बोला, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट किया है, अब इस इरिटेट की सज़ा तो तुम्हें मिलेगी ना। ये कहते हुए वो उसके होठों को अपने होठों में ले लिया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। ये महसूस करके जन्नत की आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत रिधान को दूर धक्का देने लगी। लेकिन रिधान उसके होठों को तब तक किस करता रहा जब तक कि जन्नत पूरी तरह शांत होकर उसकी बाहों में नहीं निहाल हो गई। और जब वो उसकी बाहों में गई तो रिधान अब उसे हल्के से चूमने लगा। उसको चूमते हुए उसने उसके पूरे बालों को सहलाया और फिर उसके माथे पर अपने होंठ रखकर बोला, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा।
और तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर जन्नत ने धीरे से अपनी आंसू भरी नजरों से रिधान को देखते हुए कहा, आपकी शादी होने वाली है। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह मेरे साथ करते हुए। ये सुनकर रिधान ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, मुझे किसी चीज़ की कोई शर्म नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं। तुम फिक्र मत करो, जो भी होगा अच्छा होगा और मैं जो भी करूँगा खासकर वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये सुनते ही जन्नत उससे अपनी नज़रें फेरते हुए बोली, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या अच्छा करते हैं और क्या बुरा करते हैं। मुझे बस इतना पता है कि आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है और उसके लिए मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। आपने मुझे बदनाम करके रख दिया है। ये सुनकर रिधान तिरछा मुस्कुरा दिया और नीचे झुककर उसके गाल पर वाइट करते हुए बोला, मुझे तुम्हारी ये नफ़रत भी मंजूर है। इसी के साथ उसने उसके गर्दन को चूम लिया जिससे जन्नत हल्के से अपनी आंखें बंद कर ली। रिधान उसे कुछ पल तक देखकर और फिर उसके माथे पर किस करके उससे दूर हटते हुए बोला, अब दोबारा तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारी आंखों से आंसू निकलेगा तो मैं अपने होठों पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और वो सिर्फ तुम्हारे होठों पर नहीं चलेंगे बल्कि और भी कहीं जगह चल सकते हैं। उसकी ऐसी बात सुनकर जन्नत का चेहरा ना चाहते हुए भी लाल हो गया और वो गुस्से से रिधान को देखने लगी। रिधान तिरछा मुस्कुराया और वहां से बाहर चला गया। इधर उसके जाने के बाद जन्नत की आंखों से फिर से आंसू निकलने लगे और वो परेशान होकर बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी खिलौना बन गई है। चारों तरफ से लोग खेल रहे हैं, मुझे सिवाय तकलीफ के और कुछ भी नहीं हो रही है। मेरा दिल ऐसा कर रहा है जैसे कि मैं खुद की जान ले लूं। ये कहते हुए उसने खुद को अपनी बाहों में भर लिया और सिसक सिसक कर रोने लगी। इधर दूसरी तरफ स्टडी रूम में तन्मय इस वक्त रमन के साथ कुछ काम कर रहे थे। तभी दरवाजा खुला और भावना अंदर आते हुए बोली, तन्मय मुझे अभी के अभी आपसे बात करनी है। तन्मय किसी मीटिंग की तैयारी कर रहा था जिस वजह से उसने कहा, भावना मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मेरी एक इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ मीटिंग है। लेकिन भावना ने गुस्से के साथ कहा, तन्मय बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। इसलिए प्लीज़ आपकी मीटिंग बाद में भी होती रहेगी लेकिन ये बात अभी करनी है। उसको ऐसे गुस्से में देखकर रमन और तन्मय दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी रमन ने हिचकिचाते हुए कहा, शायद मैडम को कोई इंपॉर्टेंट बात करनी होगी, आप कर लीजिए मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहकर वो वहां से सीधे बाहर की तरफ निकल गया। इधर उसके जाने के बाद तन्मय ने गुस्से के साथ कहा, भावना तुम्हें हुआ क्या है। मैं देख रहा हूँ कल से तुम बहुत अजीब बिहेव कर रही हो, ना तो ठीक से बात कर रही हो ना ही मेरी तरफ ठीक से देख रही हो, खुद में ही गुम हो। क्या हुआ है तुम्हें। तभी भावना गुस्से से अंदर आते हुए बोली, तन्मय मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और अब इसीलिए मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। उसकी ऐसी बात सुनकर तन्मय ने ना समझी में कहा, क्या हुआ है, कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है। इसके जवाब में भावना ने गुस्से के साथ कहा, मैं ऐसी एक हफ्ते के अंदर अंदर रिधान और ईशानी की शादी करवाना चाहती हूँ। आप ईशानी के मॉम डैड से बात कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन उनसे कहिए कि बस इसी एक हफ्ते में उनकी शादी हो जानी चाहिए। उसकी ये बात सुनते ही एक पल के लिए तन्मय हैरान हो गया और हैरानी से उसे देखने लगा। एपिसोड 100 अब आगे। इधर दूसरी तरफ स्टडी रूम में तन्मय इस वक्त रमन के साथ कुछ काम कर रहे थे। तभी दरवाजा खुला और भावना अंदर आते हुए बोली, तन्मय मुझे अभी के अभी आपसे बात करनी है। तन्मय किसी मीटिंग की तैयारी कर रहा था जिस वजह से उसने कहा, भावना मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मेरी एक इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ मीटिंग है। लेकिन भावना ने गुस्से के साथ कहा, तन्मय बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। इसलिए प्लीज़ आपकी मीटिंग बाद में भी होती रहेगी लेकिन ये बात अभी करनी है। उसको ऐसे गुस्से में देखकर रमन और तन्मय दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी रमन ने हिचकिचाते हुए कहा, शायद मैडम को कोई इंपॉर्टेंट बात करनी होगी, आप कर लीजिए मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहकर वो वहां से सीधे बाहर की तरफ निकल गया। इधर उसके जाने के बाद तन्मय ने गुस्से के साथ कहा, भावना तुम्हें हुआ क्या है। मैं देख रहा हूँ कल से तुम बहुत अजीब बिहेव कर रही हो, ना तो ठीक से बात कर रही हो ना ही मेरी तरफ ठीक से देख रही हो, खुद में ही गुम हो। क्या हुआ है तुम्हें। तभी भावना गुस्से से अंदर आते हुए बोली, तन्मय मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और अब इसीलिए मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। उसकी ऐसी बात सुनकर तन्मय ने ना समझी में कहा, क्या हुआ है, कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है। इसके जवाब में भावना ने गुस्से के साथ कहा, मैं इसी एक हफ्ते के अंदर अंदर रिधान और ईशानी की शादी करवाना चाहती हूँ। आप ईशानी के मॉम डैड से बात कीजिए,
कुछ भी कीजिए, लेकिन उनसे कहिए कि बस इसी एक हफ्ते में उनकी शादी हो जानी चाहिए। उसकी ये बात सुनते ही एक पल के लिए तन्मय हैरान हो गया और हैरानी से उसे देखने लगा। तभी तन्मय ने ना समझी में कहा, भावना ये तुम क्या कह रही हो? शादी तो 1 महीने के अंदर होने वाली थी ना, तो 1 हफ्ते के अंदर ये कैसे होगा? और तुम्हें पता है कि हम सूर्यवंशी हैं और हमारा इकलौता बेटा है, उसकी शादी हम ऐसे जल्दबाजी के साथ नहीं कर सकते। मीडिया को बुलाना है, रिलेटिव्स आएंगे और भी बहुत सारी तैयारी करनी है। मैंने अपने बेटे की शादी के लिए जो जो सपने देखे थे मैं वो सब पूरा करना चाहता हूँ। और तुमने भी तो देखे थे ना, तो फिर 1 हफ्ते में तुम शादी करने के बारे में क्यों सोच रही हो? भावना ने परेशान होते हुए कहा, तन्मय मैंने जो भी सपने देखे थे वो मैं अब तो पूरी नहीं कर सकती और ना ही अब मैं पूरे करना चाहती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द रिधान और ईशानी की शादी हो जाए बस। और उसके बाद आप जन्नत के लिए भी कोई लड़का देखिए। और हाँ, ये कोशिश कीजिएगा कि वो लड़का अच्छे दिल का हो, जैसे हमारी जन्नत है। उसकी ये सारी बातें सुनकर अब तन्मय के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो अब गुस्से के साथ बोला, पहले तो तुम रिधान की शादी इतनी जल्दी करवाना चाहती हो और अब तुम ये चाहती हो कि मैं जन्नत के लिए भी लड़का ढूंढना शुरू कर दूं। क्या तुम पागल हो? क्या अच्छे लड़के प्लेट में लगे मिलते हैं? ईशानी तो मेरे दोस्त की बेटी थी, तब मैंने उसे रिधान के लिए चूज कर लिया, लेकिन जन्नत वो बहुत अलग है। उसके लिए मैं किसी भी ऐसे लड़के को उसकी जिंदगी में नहीं ला सकता। उसकी बात सुनकर भावना ने गुस्से के साथ कहा, अभी आपने कहा कि आप सूर्यवंशी खानदान से बिलोंग करते हैं, तो फिर क्या आपको एक अच्छा लड़का नहीं मिलेगा अपनी बेटी के लिए? देखिए तन्मय, मैं कुछ नहीं जानती, जन्नत के लिए भी जल्द से जल्द लड़का ढूंढिए, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि रिधान की शादी के 2-3 दिन बाद ही जन्नत की शादी हो जाए। जन्नत भी अपने ससुराल जाए और अच्छे से खुश रहे। इससे ज्यादा मैं और कुछ भी नहीं चाहती। अचानक से उसकी ऐसी बातें सुनकर अब तन्मय को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। तभी उसने गहरी सांस लिया और उसे कंधे से पकड़कर बोला, अच्छा ठीक है, अब मेरी बात सुनो। पहले मुझे ये बताओ कि क्या बात है, ऐसा क्या हुआ है जो तुम रिधान और जन्नत की शादी इतनी जल्दी करवाना चाहती हो? अचानक से भावना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आपको पता है ना कि जन्नत हमारी बेटी नहीं है, वो हमारा खून नहीं है। और कल को कुछ ऊंच नीच हो गया तो दुनिया हमें ही कहेगी, हम पर थूकेगी, हमें ताने मारेगी कि एक तो वो हमारी बेटी नहीं थी, ऊपर से हमने उसके साथ ये सब कुछ कर दिया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसकी जल्द से जल्द एक अच्छे और बड़े खानदान में शादी हो जाए, जिससे वो वहाँ पर खुश रहे और हम यहाँ पर चैन से जिए। मैं नहीं चाहती कि उसे कभी ये महसूस हो कि हम उसके सगे माँ बाप नहीं थे, इसलिए उसके साथ कुछ भी कर दिया। ये सुनते ही तन्मय ने कहा, नहीं तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? उसे खुद भी पता है कि वो ऐसा हमारे बारे में नहीं सोचेगी। वो जानती है कि हम कैसे हैं। तुम बेवजह परेशान हो रही हो। ये कहकर उसने भावना को अपने सीने से लगा लिया और भावना सिसक सिसक कर रोते हुए मन में बोली, तन्मय मैं आपको नहीं बता सकती कि मैंने अपनी नज़रों से क्या देखा है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा बेटा जन्नत के साथ ऐसा कुछ करेगा। सच कहूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा अपने बेटे से खतरा है जन्नत के लिए। और मैं बस अपने बेटे को जन्नत से जल्द पूरी तरह दूर कर देना चाहती हूँ। और इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी। ये सब सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तभी तन्मय ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, तुम पहले शांत हो जाओ, मैं ईशानी के मॉम डैड से बात करता हूँ। अगर वो 1 हफ्ते में शादी के लिए रेडी होते हैं तो हम 1 हफ्ते में ही रिधान की शादी कर देंगे। लेकिन जन्नत की शादी के लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। ये सुनकर भावना ने अब कुछ नहीं कहा और वो वहां से बाहर निकल गई। वो बाहर निकलकर सीधे जन्नत के कमरे की तरफ आई। वो जब जन्नत के कमरे के अंदर पहुंची तो उनकी नज़र जन्नत पर गई। जन्नत गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन दूर से ही पता चल रहा था कि उसने काफ़ी ज़्यादा रोया है, क्योंकि उसका छोटा सा चेहरा बिल्कुल लाल था। उसके आंसू अभी भी उसके चेहरे पर था। और कुछ पल तक उसे देखते रहने के बाद वो उसके पास आए और धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे साथ अब बहुत ज़्यादा गलत करने वाली हूँ, लेकिन अगर मुझे तुम्हें अपने बेटे से बचाना है तो ये करना पड़ेगा। मुझे ये बात कहने में बिल्कुल शर्म नहीं है कि मेरा बेटा बेटा नहीं बल्कि एक राक्षस है, जो तुम जैसी मासूम के साथ कुछ भी कर सकता है, इसलिए मुझे तुम्हें उससे दूर करना पड़ेगा। ये कहते हुए वो नीचे झुकी और उसके माथे पर किस कर ली और फिर वहां से बाहर निकल गई। इधर दूसरी तरफ एक सुनसान रोड के किनारे रिधान ने अपनी कार रोकी। वो कार से बाहर निकला और कार से टिककर खड़ा हो गया। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे और वो बस खामोशी के साथ वहां पर खड़ा रहा।
लगभग 5 मिनट बाद वहां पर एक और कार रुकी और उस कार से एक लड़की बाहर निकली। उस लड़की को देखकर रिधान के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। लेकिन वो लड़की रिधान को अपने गुस्से भरी नजरों से देख रही थी। उसे देखकर रिधान ने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम सच में यहाँ मुझसे मिलने आओगी। तुम्हारे इस ब्रेव एक्सप्रेशंस को देखकर लगता है कि सच में तुम्हें मेरा कोई डर नहीं है। ये सुनकर उसके सामने खड़ी आशी ने गुस्से के साथ कहा, शायद तुम भूल रहे हो हम दोनों के रगों में सिर्फ एक ही खून दौड़ रहा है। तो जब तुम किसी से नहीं डरते तो मैं कैसे डर सकती हूँ, और वो भी तुम जैसे इंसान से। ये सुनकर रिधान के चेहरे की स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो गई और वो उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाकर बोला, सब कुछ तब तक ठीक था जब तक कि तुमने उसके ऊपर हमला नहीं किया था। उसके ऊपर तुमने वार करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है और अब उस गलती की सजा तुम्हें मिलेगी, फिर चाहे तुम मेरी खुद की बहन ही क्यों ना हो। ये कहते हुए रिधान जोर जोर से किसी शैतान की तरह हंसने लगा और वही आशी ये सब सुनकर गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे सजा दोगे तो क्या मैं तुम्हें सजा नहीं दे पाऊंगी? तुम भूल रहे हो मैंने उस जन्नत के साथ साथ तुम्हारे ऊपर भी हमला किया था। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, तुम तो जन्नत से नफरत करते थे ना, क्योंकि उसकी वजह से तुम्हें सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा था। तो फिर अचानक से तुम उसके लिए इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव क्यों हो गए? क्यों तुम उसे बचाने की इस हद तक कोशिश कर रहे हो? क्यों हर वक्त उसके सामने तुम उसका ढाल बनकर खड़े हो जाते हो? ये सुनकर रिधान तिरछी स्माइल के साथ बोला, ये बात मैं तुम्हें समझाना तो चाहता था लेकिन तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ये सुनकर आशी भी अब मुस्कुराते हुए बोली, मेरी औकात क्या है, क्या नहीं ये तुम अच्छे से जानते हो। इसके जवाब में रिधान उसे काफी गौर से देखते हुए बोला, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी आंखें बिल्कुल मेरी तरह है, लेकिन अफसोस की बात है कि मुझे अपने इन्हीं हाथों से तुम्हें मारना होगा, तुम्हें इस दुनिया से भेजना होगा। तुम आखिर इस दुनिया में आई ही क्यों थी? तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर दुनिया को पता चलेगा कि एक सगे भाई ने अपनी सगी बहन को अपने हाथों से मार डाला तब क्या होगा? ये सुनते ही आशी गुस्से के साथ बोली, मैं तुम्हें भी मारने का दम रखती हूँ। अगर तुम मुझे मारते हो तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगी और फिर दुनिया ये कहेगी कि एक सगी बहन ने अपने ही सगे भाई को मार डाला। ये सुनकर अब रिधान जोर जोर से हंसने लगा और उसके साथ साथ आशी भी जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन तभी अचानक से आशी ने उसके सिर पर गन पॉइंट कर लिया। रिधान के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी नहीं बदले और वो आशी को देखकर बोला, ये खेलने की चीज नहीं है, लाओ इसे मुझे वापस कर दो और घर जाकर कार्टून देखो लिटिल सिस्टर। ये सुनते ही आशी गुस्से से अपनी पकड़ ट्रिगर पर बनाते हुए बोली, बिग ब्रदर तुम्हें शायद पता नहीं है मैंने कार्टून देखना कब का छोड़ दिया है और इस खिलौने से खेलने की आदत मुझे बचपन से है, और अब तैयार हो जाओ मरने के लिए। ये सुनते ही रिधान के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई और तभी आशी ने ट्रिगर दबा दिया और एक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।